अब मैं यूनुस निजाम के डबल कैरेक्टर की बात करूंगी। एक तरफ तो ढाका भारत से रिश्ते बेहतर करने की बात करता है, तो दूसरी तरफ हिंसा को मजहबी चश्मे से देखता है। हिंसा के दौरान हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, ढाका उस पर बेशर्मी से भ्रम फैला रहा है। ढाका की दलीलें आप जानेंगे तो माथा पकड़ लेंगे। बांग्लादेश के अंतरिम चीफ मोहम्मद यूनुस ने आज हिंसा को लेकर कट्टरता सोच का रंग दिखा दिया। यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे को भारत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। यूनुस का दावा है कि यह वो मुद्दा है पीएम मोदी के आगे वो रख चुके हैं, उनसे कह चुके हैं कि इस मुद्दे के कई आयाम हैं। अब मैं यूनुस निजाम की थोड़ा जनरल नॉलेज ठीक करूंगी, लेकिन पहले जरा कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगी। यूनुस साहब, ये तस्वीरें आप ठीक से देखिएगा। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई थी। हिंदू परिवारों के घर, उनकी दुकानें सब फूंक दिए गए थे। मंदिरों में जमकर तोड़फोड़ हुई थी और ये सब वहां हुआ, और आप कहते हैं कि हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। यूनुस साहब, अब मैं आपको जरा वो आंकड़े दिखाने जा रही हूं जो चंद रोज पहले के हैं, और ये आपके ही अफसरों ने जारी किए हैं। तख्ता पलट के लिए भड़की हिंसा में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। 400 से ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी। वैसे एक कड़वा सच और भी है जो ढाका की बेशर्मी को बेनकाब करके रख देती है। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में 52 जिले ऐसे जहां पर हिंदुओं को सीधे सीधे टारगेट किया गया। हिंदुओं पर हमले की 205 से ज्यादा घटनाएं हुई। 27 जिलों में हिंदुओं की दुकानों को, मंदिरों को निशाना बनाया गया, जबकि 20 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जिन्हें तोड़ दिया गया था। यूनुस साहब, वैसे झूठ बोलने की भी एक हद होती है। एक और आप डेटा जरा देखिए, मैं आपको बताती हूं, ताकि कट्टर सोच पर आप फरेब के जो पर्दे डाल रहे हैं उनका सच भी बेपर्दा हो जाए। 1971 में जब बांग्लादेश वजूद में आया था, तब बांग्लादेश में 22% हिंदू हुआ करते थे। आज 17 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 8% बचे हैं। बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम के समय जनसंख्या में 22% हिंदू हुआ करते थे, जो अब 17 करोड़ की जनसंख्या में महज 8% के आसपास रह गए हैं। खैर, ढाका की जनरल नॉलेज वीक है। मैं एक और मैसेज दरअसल यूनुस निजाम को देना चाहती हूँ। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते। लेकिन बांग्लादेश ये मानने को तैयार ही नहीं है, राजी ही नहीं है। आज बांग्लादेश की एक और बेशर्मी बेपर्दा हो गई है। शेख हसीना पिछले 1 महीने से भारत में मौजूद है, और शेख हसीना के बहाने ढाका भारत को आंखें दिखा रहा है। रिश्ते खत्म करने की धमकी तक दी जा रही है। और तो और, ढाका की कट्टर जमातों का आका यानी कि पाकिस्तान इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। बांग्लादेश की अकल पर बदगुमानी के कैसे पर्दे पड़े हैं, और क्यों जमहूरियत के लहूलुहान का हूटर एक बार फिर बजा है, इसका सच भी ढाका को आज जरूर देखना चाहिए। कट्टरता की भट्टी में जलता ढाका भारत को आंखें क्यों दिखा रहा है? शेख हसीना के साथ ढाल बनकर खड़े भारत को यूनुस निजाम क्यों ललकार रहा है? इन सुलगते सवालों पर ढाका की बेचैनी का विश्लेषण करें, उससे पहले यूनुस निजाम की खोटी नीयत का सबूत देखने के लिए ढाका चलें। तारीख 4 सितंबर, ढाका, बांग्लादेश। दिन बुधवार। ढाका में बहुत हलचल थी। अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस के घर पर कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के बहाने भारत पर बैर बढ़ाने का चैप्टर खोल दिया। यूनुस ने चेतावनी दी कि शेख हसीना भारत में बैठकर जिस तरह की राजनीतिक टिप्पणियां कर रही हैं, वो उचित नहीं है। जब तक ढाका अपने प्रत्यर्पण का अनुरोध नहीं करता, तब तक उन्हें चुप रहना चाहिए, वरना भारत से बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इधर भारत को लेकर ढाका का सिग्नल वीक हुआ, उधर बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनकर पाकिस्तान इस मुद्दे में कूद पड़ा। इस्लामाबाद कैसे आग में घी डाल रहा है, जरा सुनिए।
शेख हसीना वाजिद अपने बाप शेख मुजीबुर रहमान की तरह इंडिया भाग गई हैं और अपने आप को उन्होंने इंडियन एजेंट साबित कर दिया है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने भारत से अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया है। कहा कि नई दिल्ली के बांग्लादेश के गलत लोगों से ताल्लुकात है। शेख हसीना वाजिद को महफूज रास्ता नहीं मिलना चाहिए था, ये एक हिमाकत है। शेख हसीना पूरे 1 महीने से भारत में है। भारत पड़ोसी धर्म निभा रहा है, लेकिन ढाका आंखें दिखा रहा है। शेख हसीना पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। यूनुस निजाम ने शेख हसीना पर मर्डर के 2 और नए केस दर्ज किए हैं। शेख हसीना पर अब तक ढाका 94 केस फाइल कर चुका है। ढाका तैयारी तो शेख हसीना के करीबियों को सूली पर चढ़ाने की भी कर रहा है। ढाका ने शेख हसीना के 17 मंत्रियों और 9 सांसदों के विदेश जाने पर बैन लगा दिया है। इनमें पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद, पूर्व ऊर्जा और खनिज संसाधन राज्य मंत्री नसरुल हामिद, पूर्व जहाज रानी राज्य मंत्री खालिद महमूद, पूर्व आईसीटी राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक और पूर्व प्राथमिक एवं जन शिक्षा राज्य मंत्री मोहम्मद जाकिर हुसैन शामिल हैं। ये मोहम्मद तौहीद हुसैन है, ढाका की अंतरिम सरकार में विदेशी मामलों के सलाहकार। भारत से बैर बढ़ाने वाली थ्योरी इनके पास भी है। Probably they paid more importance to the relation with the individual and the party and the party government rather than the people. I think India should just they should look at what the people of Bangladesh want. जाहिर है ढाका जमातों के रिमोट से कंट्रोल होगा तो ऐसे ही कट्टर फरमान जारी करेगा। वैसे ढाका को फरमान तो ऐसे जारी करने चाहिए जिससे कम से कम जमहूरियत का जनाजा न उठे। वैसे जनाजा तो बांग्लादेश की इकोनॉमी का भी उठ सकता है। मैं ये सवाल इसीलिए उठा रही हूं क्योंकि बांग्लादेश के बैंकिंग सिस्टम का बंटाधार होने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो ढाका टके टके का मोहताज हो सकता है। उद्योग धंधे चौपट हो सकते हैं और तो और बांग्लादेश को मांगे किसी मुल्क से कर्ज नहीं मिलेगा। तो क्या बांग्लादेश में आर्थिक मंदी आने वाली है और अगर आने वाली है तो वो कैसे? बांग्लादेश की बिगड़ी बैलेंस शीट पर यह स्पेशल रिपोर्ट आप जरूर देखिए। कैसे टके टके का मोहताज होने वाला है ढाका? कैसे दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा बांग्लादेश? बांग्लादेश के बैंकों में इमरजेंसी का सायरन क्यों बजा? बांग्लादेश को 16 लाख करोड़ की चपत कैसे लगी? सवालों का यही तिलिस्म यूनुस निजाम की चूल्हे हिलाने लगा है। कट्टरता की भट्टी बने बांग्लादेश के सामने आर्थिक संकट सीना तान कर खड़ा हो गया है। पहली बार बांग्लादेश का बैंकिंग सिस्टम का भट्टा बैठ गया है। कट्टरता के आका के बैंकिंग व्यवस्था में आपातकाल कैसे आया, इसका प्रमाण कुछ आंकड़ों में मिल जाएगा। 1 साल के दरमियान बांग्लादेश के डिफॉल्ट लोन में खतरनाक इजाफा हुआ। जून 2024 तक ढाका का डिफॉल्ट लोन 2,11,391 करोड़ टका तक पहुंच गया है। भारतीय रुपए में इस रकम को कन्वर्ट करें तो करीब 1,48,785 करोड़ रुपए। हैरानी की बात यह है कि ये रकम बांग्लादेश के कुछ डिफॉल्ट लोन का 13% है। बांग्लादेश का कौन सा बैंक बैड लोन के कितने बोझ में दबा हुआ है, इसकी डिटेल्स और चौंकाने वाली है। बांग्लादेश के सरकारी बैंक 33% डिफॉल्ट लोन का बोझ झेल रहे हैं। प्राइवेट बैंक पर यह बोझ 8% है, जबकि विदेशी बैंकों पर 5%, अन्य बैंकों पर 13% बैड लोन का बोझ है। बांग्लादेश अगर इस लोन को सही वक्त पर रिकवर नहीं कर पाया तो हालात और भयंकर हो जाएंगे। एनपीए डिफॉल्ट का असर ढाका की आर्थिक कमर तोड़ सकता है। एनपीए रेट जो इस समय 10% था, यानी कि इस क्राइसिस से पहले 10% था, वो बढ़ के 20% से भी ज्यादा हो जाने वाला है। यानी कि पूरी की पूरी एक्सचेकर को, वहां की सरकार को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वहां बेरोजगारी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लूटपाट मची हुई है। कुल मिला के बांग्लादेश में, अंग्रेजी में बोलते हैं, रेसिपी ऑफ डिजास्टर अपने लिए पैदा कर ली है।
बांग्लादेश के उद्योग धंधे डूब सकते हैं, फैक्ट्रीज पर ताले लटक सकते हैं और तो और अगर आर्थिक मंदी आ गई तो बेरोजगारी का भूचाल आ जाएगा। इतना होने पर भी ढाका कट्टर जमातों की शह पर हिंदुस्तान को हेकड़ी दिखा रहा है।